नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। दो 255 गैर मान्यता प्राप्त दलों पर कार्रवाई शुरू। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को लिखी चिट्ठी, वित्तीय ब्यौरे की जांच के निर्देश। केंद्रीय जीएसटी मसौदा कानून के ज्यादातर प्रावधानों को मंजूरी। परिषद की 7वीं बैठक में सहमति। दोहरे नियंत्रण पर मतभेद दूर करने को लेकर चर्चा आज। खुले में कचरा जलाने पर देश भर में पाबंदी। एनजीटी का आदेश, 25,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। डोनाल्ड ट्रंप का परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर जोर। अमेरिका का रूस को जवाब। पुतिन ने सैन्य परमाणु क्षमता के विस्तार की बताई थी जरूरत। और चौथे महिला हॉकी अंडर 18 एशिया कप में भारत को कांस्य। दक्षिण कोरिया को 3-0 से मात। संगीता कुमारी ने किए 2 गोल। कागजी राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को सूची से हटाई गई 255 पार्टियों के वित्तीय ब्यौरे की जानकारी का निर्देश दिया है। चंदों के गलत इस्तेमाल की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को ऐसे 255 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की जांच के लिए कहा है। सीबीडीटी के अध्यक्ष को बुधवार को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि उसने इन दलों को इस साल फरवरी और 15 दिसंबर के बीच सूची से बाहर किया है। आयोग ने कहा कि जांच में उसने पाया कि कुछ पार्टियां अब अस्तित्व में नहीं हैं या वो काम नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी से कहा है कि अगर पार्टियों को कानून का उल्लंघन करते पाया जाए तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B और 29C के प्रावधानों के मद्देनजर जरूरी कार्रवाई की जाए। देश में 1780 से ज्यादा पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं। इसके अलावा 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 58 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। जीएसटी परिषद की बैठक में सीजीएसटी मसौदा कानून पर सहमति बन गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई परिषद की 7वीं बैठक में इस पर सहमति बनी। पीटीआई के मुताबिक बैठक के पहले दिन सीजीएसटी के 197 प्रावधानों में से ज्यादातर को मंजूरी मिल गई है। हालांकि दोहरे कर नियंत्रण के मामले में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। पीटीआई के मुताबिक परिषद के सदस्यों का मानना है कि राज्यों और केंद्र के बीच अलग अलग राय होने की वजह से इस पर और चर्चा की जरूरत है। वहीं जीएसटी मुआवजा कानून पर भी आज बैठक में चर्चा की जाएगी। परिषद की इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके चलते संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े विधेयक पेश नहीं किए जा सके थे। जीएसटी संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। आधे से ज्यादा राज्य भी इस बिल को मंजूरी दे चुके हैं। We've completed the entire law subject to a lot of things which we no. We're still looking at IGST and CGST the next meeting, also cross empowerment, but the other parts have all been cleared. So we've gone through the entire law. दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने जहां उनके फैसले को हैरानी भरा बताया, वहीं बीजेपी ने उनके काम की तारीफ की। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या साठगांठ हुई है जिस वजह से नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग से आज सुबह मुलाकात की। दिल्ली में प्रशासनिक मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार से खींचतान में उलझे नजीब जंग ने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में वापस लौटेंगे जो उनका पहला प्यार है। नजीब जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही दिल्ली की जनता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आभार जताया। उन्होंने जो कारण बताए हैं उसमें मुख्यतः यही है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त व्यतीत करना चाहते हैं और कुछ टीचिंग असाइनमेंट्स भी उनके पास हैं जिसको वो परसू करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग के फैसले को हैरानी भरा बताया। साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
तो वो खट्टे मीठे रिश्ते थे, अच्छा है। अब देखते हैं क्या आगे कौन आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आए वो सब लोग मिलके साथ मिलके दिल्ली के विकास के ऊपर काम करें। बीजेपी ने कहा कि नजीब जंग ने अपना काम संविधान के मुताबिक किया। उन्होंने कोशिश की दिल्ली में अच्छे से काम करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित करने की, और कॉन्स्टिट्यूशन पर जब भी प्रहार हुए, वाद विवाद हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दबाव की वजह से नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा है। अगर केंद्र सरकार ने इस वक्त एक अनसेरेमोनियस एग्जिट नजीब जंग जी को मिला है तो उसके पीछे कारण बताएं, और क्या डील हुई है नजीब जंग को हटाने के पीछे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसके बारे में जानकारी दें। नजीब जंग को 9 जुलाई 2013 में दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली में प्रशासनिक मामलों से जुड़े अधिकार को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में खींचतान चल रही थी। अदालत में मामला पहुंचने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को ही आखिरी फैसला लेने का अधिकार है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बेईमानों को बचाने का आरोप लगाया है। वाराणसी में बीएचयू के समारोह में कल उन्होंने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन राहुल पर तंज कसने से नहीं चूके। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि बेईमानों को बचाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार किया। पैकेट के अंदर क्या है पता ही नहीं चलता, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। प्रधानमंत्री ने विरोधियों की तुलना पाकिस्तान से करते हुए कहा कि पाकिस्तान भी इसी तरह से भारत के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश करता है। नरेंद्र मोदी के निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी रहे। वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? मतलब चिदम्बरम जी 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। में उन्होंने महामना मालवीय कैंसर सेंटर का शिलान्यास किया। वहीं आईसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी नींव रखी। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 2 साफ है। राहुल गांधी ने साफ किया कि कुछ चंद बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सारी कवायद कर रहे हैं। उस लाइन में मुझे एक सूट बूट वाला नहीं दिखाई दिया। वो लोग आपके जहाज में दिखाई देते हैं, आपके साथ चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। राहुल गांधी आयकर विभाग का हवाला देते हुए आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 2013-14 के दौरान सहारा से 6 महीने में 9 बार में 40 करोड़ रुपए मिले। गरीबों और कारोबारियों को जबरन कैशलेस भुगतान के लिए मजबूर किए जाने पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिरला को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। पार्टी ने उन कागजों को सार्वजनिक करते हुए साल 2012 में तत्कालीन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री एम वीरप्पा मोइली पर भी जांच की मांग की है, क्योंकि आयकर विभाग के कागजों में उनके नाम का भी जिक्र है। कहीं ना कहीं दोनों कांग्रेस और मोदी जी दोनों मिलकर ये नहीं चाहते हैं कि इन कागजों की जांच हो और ये पता चले कि कैसे जो काला धन है उसी से बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स को और यहां तक के प्रधानमंत्री को घूस दी जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित आय पर कर भुगतान के लिए 500
और 1000 रुपए के प्रतिबंधित नोट 30 दिसंबर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस योजना के तहत कर, अधिभार, जुर्माने का भुगतान, चालान ITNS 287 के जरिए किया जाएगा। अघोषित आय के बारे में खुलासा करने के लिए 17 दिसंबर को शुरू की गई ये योजना अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोई भी 50% कर और जुर्माना देकर अपनी अघोषित आय की जानकारी दे सकता है, जबकि 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। केरल में सहकारी बैंकों पर छापेमारी की खबरों पर राज्य सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केरल सरकार के मुताबिक ये काम दुर्भावना से किया जा रहा है। उधर देश भर में नए नोटों की बरामदगी जारी है, जबकि असम में कारोबारी के पास से 2 करोड़ से ज्यादा के नए नोट जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग ने 3,500 से ज्यादा लोगों और कारोबारी संस्थानों को नोटिस भी जारी किया है। केरल के कई सहकारी बैंकों में छापेमारी की खबरों की राज्य सरकार ने निंदा की है। राज्य के सहकारिता मंत्री के सुरेंद्रन ने कहा कि ये कार्रवाई अच्छी नीयत से नहीं की गई है। अगर सहकारी बैंकों के कामकाज को लेकर कोई जांच की जाती है तो इसका स्वागत किया जाएगा। खबरें हैं कि कोल्लम, कोझिकोड और मल्लापुरम में ये छापे मारे गए। सत्ताधारी LDF गठबंधन और विपक्षी UDF गठबंधन सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने की अनुमति नहीं देने की आलोचना कर चुके हैं। इन दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य के सहकारी बैंकों को खत्म करना चाहती है। उधर देश भर में नए नोट पकड़ने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को आयकर विभाग ने असम से 2 करोड़ 35 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए। विभाग ने खुफिया जानकारी के आधार पर नौगांव जिले के एक व्यापारी के ठिकानों पर छापे मारे। छानबीन में संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी एक शख्स को 28 लाख रुपए के नए नोटों के साथ पकड़ा गया। 2000 रुपए के नोटों की इस करेंसी को दुबई ले जाने की कोशिश थी। पकड़े गए शख्स ने पूछताछ में नकदी किसी दूसरे के होने की बात कही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी एक साहूकार से 70 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। इनमें 43 लाख रुपए के नए नोट शामिल हैं। इसके साथ ही 10 करोड़ 30 लाख रुपए की अघोषित आय का भी खुलासा हुआ है। उधर कोलकाता में पकड़े गए एक कारोबारी पारसमल लोढ़ा को 7 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। कारोबारी पर आरोप है कि उसने शेखर रेड्डी और रोहित टंडन के 25 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलवाने में मदद की। इस बीच आयकर विभाग ने 21 दिसंबर तक 3600 करोड़ रुपए की काली कमाई पकड़ी है। इनमें 93 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए नोट भी शामिल हैं। विभाग की कार्रवाई में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के आभूषण भी बरामद हुए हैं। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग ने बुधवार तक 760 जगहों पर छापेमारी और जांच पड़ताल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग के छापे के बाद पी रामा मोहन राव को तमिलनाडु के मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह गिरिजा वैद्यनाथन को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वैद्यनाथन इससे पहले भूमि प्रशासन में अतिरिक्त मुख्य सचिव थी। राव ने इसी साल जून में तमिलनाडु के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। आयकर विभाग ने बुधवार को पी राम मोहन राव के घर और दफ्तर पर तलाशी ली और अफसरों ने 18 लाख नकद के अलावा बड़ी मात्रा में सोना जब्त करने का दावा किया। और अब बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओलंपिक नाम उस जगह का है जहां जाकर भारतीय टीम हारती है। जाना हमारा काम है, हराना उनका काम। जब भी आगे बढ़ने का सवाल आया, हमने लखनवी अंदाज में झुककर कहा, पहले आओ। सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। उनकी नजर उनका शहर में इस बार शरद जोशी का रचना संसार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर में खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब खुले में कचरा जलाते पाए जाने पर 5,000 से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने अलमित्रा पटेल की याचिका पर गुरुवार को ये आदेश दिया। कचरा जलाने के साधारण मामले में 5,000 और बड़ी मात्रा में कचरा जलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का सख्ती से पालन करने को कहा है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से भी इस बारे में मदद मांगी है। उसने पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकारों से पीवीसी और
क्लोरीनेटेड प्लास्टिक पर 6 महीने में पाबंदी लगाने को लेकर निर्देश भी जारी करने के लिए कहा है। देश भर में इंजीनियरिंग के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा हो सकती है। इस व्यवस्था के बारे में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पीटीआई के मुताबिक इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा भी हो चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि एक ही स्तर पर परीक्षा करवाने से प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि ये व्यवस्था 2018 से ही लागू हो सकेगी। अगले साल से नीट भी लागू होने जा रहा है, जिसके तहत मेडिकल की डिग्री हासिल करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को देश भर में एक ही स्तर पर प्रवेश परीक्षा का सामना करना होगा। अगले सत्र से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए सरकार हिंदी समेत 8 भाषाओं में नीट परीक्षा का आयोजन कराएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हिंसा और आर्थिक नाकेबंदी से निपटने में नाकाम रहने पर मणिपुर सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी को चिट्ठी लिखकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू आज मणिपुर के दौरे पर हैं। यहां वो हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। मणिपुर के हालात को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की और टुकड़ियां भेजने जा रही है। गुरुवार को गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसमें आर्थिक नाकेबंदी से हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठा। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गृह मंत्री ने हिंसा और आर्थिक नाकेबंदी पर काबू न पाने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बल मुहैया कराने और केंद्र के बार बार अनुरोध के बावजूद मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी नाकेबंदी को हटाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सुरक्षा बलों की मदद से राजमार्ग खुलवाने और जरूरी सामानों की किल्लत खत्म करने की सलाह दी। गृह मंत्री ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को भी अपनी सीमा में वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर में हैं। काफी दिनों से वहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेज चल रहे हैं, जिससे लोगों के आम जीवन में बहुत नुकसान हो रहा है। तो मणिपुर राज्य सरकार से भी बात करेंगे ताकि लोगों को और दिक्कतें ना आए। इससे पहले मणिपुर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को गृह मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्य सरकार पर हालात को काबू न करने का आरोप लगाया था। Even after providing the adequate security forces, state government is not doing well. So people are not getting the essential commodities, day-to-day materials. So we requested to the Home Minister. The Home Minister assured that he will do something to break the economic blockade on the national highway. बुधवार को ओक्राम इबोबी ने बिगड़ते हालात के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि अगर केंद्र ने सही समय पर दखल दिया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। केंद्र सरकार नगा संगठनों के साथ शांति वार्ता कर रही है और अगर वो दबाव डाले तो आर्थिक नाकेबंदी को तुरंत खत्म किया जा सकता है। यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। उसने करीब 2 महीने से राजमार्गों पर आर्थिक नाकेबंदी की हुई है, जिसके चलते लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं रविवार को हुई हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषी आबादी के लिए निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने की तैयारी की है। इसके लिए श्रम विभाग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार के नियमों में संशोधन करके मसौदा जारी किया है। कन्नड़ निवासियों के लिए ये 100% आरक्षण आईटी और बायोटेक सेक्टर को छोड़ सभी प्राइवेट इंडस्ट्री में लागू होगा। यह आरक्षण निजी कंपनियों की ग्रुप सी और ग्रुप डी नौकरियों में लागू होगा। इसके तहत उन सभी कंपनियों को आरक्षण देना होगा जिन्होंने राज्य सरकार से कारोबार शुरू करने के लिए किसी भी तरह की छूट मिली हुई है। अगर कोई कंपनी इस नए नियम को नहीं मानेगी तो उसकी दी जाने वाली छूट खत्म कर दी जाएगी। Out of which your 50 must be, C&D class. So in C&D class, you give us 100% employment for the local guys and local Kannadigas, and we have defined what you mean by local Kannadigas. So based on to that, in case if you don't get that local expertise, even the C&D post there, the local guys there, then you can go for the people you can get from outsider. When it comes to the other, high-tech jobs, if you say if you've got another 50 people to go there, so we're asking 20%. So overall, we're asking 70% to be given to the local Kannadigas. टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से इस्तीफे के बाद मामला कोर्ट में ले जाने वाले साइरस मिस्त्री को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अंतरिम राहत नहीं मिली है। ट्रिब्यूनल की बेंच ने कल कहा कि अंतरिम राहत पर पक्षों को सुनने के बजाय वो मामले की तेजी से सुनवाई करेगी और 1 महीने में आदेश सुना देगी। साइरस मिस्त्री ने NCLT में दायर याचिका में टाटा सन्स में कुप्रबंधन और कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं।
ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान पूछा कि मिस्त्री 24 अक्टूबर को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से पहले चुप क्यों रहे और उन्होंने आरोपों को साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। उसने साइरस मिस्त्री से याचिका पर 1 हफ्ते में और टाटा सन्स से 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस मामले में अब 31 जनवरी और 1 फरवरी को सुनवाई करेगा। और अब दुनिया की अहम खबरें। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की बात कही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों का विस्तार करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस को अपनी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल अमेरिका के पास 7100 जबकि रूस के पास 7300 परमाणु हथियार हैं। सीरिया की सेना ने 4 साल बाद अलेप्पो शहर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। गुरुवार को विद्रोहियों ने अलेप्पो को पूरी तरह खाली कर दिया, जिसके बाद लोग जश्न में डूब गए। सेना ने जल्दी शहर और देश में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई है। खुली हवा में सांस लेने की खुशी इन लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। वजह है सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के साथ लंबे संघर्ष के बाद सेना का फिर से नियंत्रण। गुरुवार रात विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर को पूरी तरह छोड़ दिया, जिसकी खबर मिलते ही लोग जश्न में डूब गए। इस आजादी के बाद लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। فرحة كبيرة الحكي ما عم يطلع الكلام والحروف عجزت عن الحكي، عجزت عن التعبير عن فرحتنا ومشاعرنا بهذا اليوم العظيم، يوم لازم يسجل تاريخ وعيد وطني في سوريا الحبيبة। अलेप्पो में सेना की जीत को 2011 में हुए विद्रोह के बाद से राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सीरियाई सेना ने जल्द ही शहर में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई है। تجدد دعوتها إلى كل من يحمل السلاح لأخذ العبرة وترك السلاح لأن مكافحة الإرهاب مستمرة। अलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 23 लाख है। ये शहर सीरिया का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी रहा है। लेकिन राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2012 में बगावत के बाद अलेप्पो जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। तब से विद्रोहियों को पीछे हटाने के लिए सेना जद्दोजहद कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इराक के मोसुल शहर के नजदीक गुरुवार को हुए कार बम धमाकों में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। मरने वालों में 15 नागरिक और 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। धमाके गुजाली शहर के करीब एक बाजार में हुए, जहां बड़ी तादाद में खरीदार मौजूद थे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और अब बात खेल की खबरों की। भारतीय महिलाओं की टीम ने अंडर 18 एशिया कप में दक्षिण कोरिया को 3-0 से मात देते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। संगीता कुमारी ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 गोल दागे, जबकि रितु ने 1 गोल किया। पहले हाफ में दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर पाईं, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने आक्रामक शुरुआत की। 45वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके रितु ने टीम को बढ़त दिलाई। 55वें मिनट में संगीता ने बेहतरीन गोल करते हुए टीम को 2-0 से आगे कर दिया। 3 मिनट बाद ही संगीता ने टीम का तीसरा गोल दागते हुए भारत को जीत दिला दी। आर अश्विन इस साल दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं। अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्रिकेट का ये सबसे बड़ा पुरस्कार 6 साल बाद किसी भारतीय को मिला है। इसके अलावा अश्विन को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इस साल के आईसीसी अवार्ड में ऑफ स्पिनर आर अश्विन छाए रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अश्विन को साल का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर चुना है। इसके लिए उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया। ये ट्रॉफी हासिल करने वाले अश्विन तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। साथ ही वो गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के 12वें क्रिकेटर बन गए हैं। अश्विन से पहले राहुल द्रविड़ 2004 में और सचिन तेंदुलकर 2010 में ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। अश्विन को साल का आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया है। वो द्रविड़ के बाद दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें एक साल में ये दोनों सम्मान मिले हैं। It's an absolute pleasure to be awarded with this great honor. I would like to dedicate this award to my family, and I would also like to thank ICC
and most importantly my teammates. आईसीसी ने इन पुरस्कारों का ऐलान 14 सितंबर 2015 से 20 सितंबर 2016 के वोटिंग पीरियड के नतीजों के आधार पर किया है। इस दौरान अश्विन ने 8 टेस्ट मैचों में 48 विकेट लेने के साथ 336 रन बनाए। साथ ही अश्विन ने 19 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 27 विकेट भी लिए। अश्विन 2015 के आखिर में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज थे और 2016 में वे इस मुकाम पर कायम रहने में सफल रहे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी से रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। 42 साल के बाद ये पहला मौका है जब 2 भारतीय गेंदबाज आईसीसी रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। आईसीसी ने 2016 के लिए टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान किया है। वनडे टीम का कप्तान विराट कोहली को घोषित किया गया है। हालांकि टेस्ट टीम में कोहली को जगह नहीं मिली है। टेस्ट टीम में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी अश्विन जगह पाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए गुरुवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ड्रग फ्री यूथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के करीब 26 स्कूलों के 500 छात्रों ने 1 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर सिगरेट, शराब और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट के साथ मिलकर किया। पूर्व प्रधानमंत्री और राजनेता चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। वो 28 फरवरी से 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। 255 गैर मान्यता प्राप्त दलों पर कार्रवाई शुरू। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को लिखी चिट्ठी, वित्तीय ब्यौरे की जांच के निर्देश। केंद्रीय जीएसटी मसौदा कानून के ज्यादातर प्रावधानों को मंजूरी। परिषद की 7वीं बैठक में सहमति। दोहरे नियंत्रण पर मतभेद दूर करने को लेकर चर्चा आज। खुले में कचरा जलाने पर देश भर में पाबंदी। एनजीटी का आदेश, 25,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। डोनाल्ड ट्रंप का परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर जोर। अमेरिका का रूस को जवाब। पुतिन ने सैन्य परमाणु क्षमता के विस्तार की बताई थी जरूरत। और चौथे महिला हॉकी अंडर 18 एशिया कप में भारत को कास से दक्षिण कोरिया को 3-0 से मात। संगीता कुमारी ने किए 2 गोल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।